हाय ऑल, दिस इज अल्पना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल माय वे। दोस्तों, 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इस साल जो भी लोग श्री चारधाम की यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं, उत्तराखंड के श्री चारधाम के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो श्री चारधाम की यात्रा है वो बाय रोड कैसे कंप्लीट की जाती है, जिससे जो आपका बजट है वो भी ठीक रहे और जो कंफर्ट है सुगम तरीके से कैसे की जाती है वो सारे पॉइंट्स मैंने ये वीडियो पे डाले हैं। ये हमने यात्रा की थी तो इसके लिए उसी एक्सपीरियंस से मैंने पूरा ये वीडियो जो है उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। आपके साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि आपका बजट में भी रहे और आपकी यात्रा और दर्शन भी बहुत अच्छे से रह जाए। मैंने सारे पॉइंट इसमें कवर करने की कोशिश की है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिए, क्योंकि 9 नाइट 10 डेज का पूरा जो एक फिक्स आइटनरी है उसमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो आप अच्छे से अगर वीडियो देखेंगे तो आपका जो जर्नी है वो इजी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, श्री चारधाम की यात्रा के लिए अगर आप पैकेज लेते हैं तो ये बहुत कंफर्टेबल जर्नी हो जाती है आपके लिए 9 नाइट 10 डेज़ की, क्योंकि आप हिल्स पर हैं और उतना ज़्यादा जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं, तो आपको नहीं पता होता है कि कहाँ से क्या है, क्या ड्राइवर कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, कैसा है क्या है। तो आप अगर एक पैकेज ले लेते हैं तो आपकी सब चीज़ मैनेज हो जाती है। तो जब हमने पैकेज लिया 9 नाइट 10 डेज़ के लिए, उसमें हमारा अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ था। ब्रेकफास्ट डिनर के साथ था, लंच नहीं होता है क्योंकि लंच में हम लोग मोस्टली बाहर रहते हैं। 5 to 6 और 7-8 आवर्स की जर्नी करने के बाद आप होटल ढूंढते हैं या फिर ड्राइवर ढूंढते हैं या फिर कहीं और जाने के लिए अपना ब्रेकफास्ट डिनर ढूंढते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सब कुछ चीज़ें मैनेज करने के लिए अगर आप पैकेज लेंगे तो एक कंफर्टेबल जो यात्रा है वो आप कर पाएंगे। तो आज है हमारा पहला दिन और हम सुबह 6-7 बजे के करीब निकले। हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो टाइम पर आ गए थे 7 बजे, क्योंकि हमें पहले धाम के लिए निकलना था, जो कि जहाँ पे जो हमारा पहला स्टॉप है वो रहेगा बरकोट। तो बरकोट के लिए हमें निकलना था। हरिद्वार से बरकोट का जो डिस्टेंस है वो लगभग 180 किलोमीटर का है। तो वाया अपना मसूरी और कैंपटी फॉल होते हुए हम बरकोट पहुँचते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर जो रास्ता था हमने तय किया। और बरकोट जो स्टे है वो एक छोटा सा विलेज है जहाँ पर पहले दिन हमें रुकना होता है। तो पहले दिन हमने वहाँ पर स्टे किया है। पहुँचते पहुँचते हमको ऑलमोस्ट शाम ही हो गई थी, तो फिर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, काफ़ी थक गए थे। अगले दिन हमें पहला जो धाम है यमुनोत्री, उनके लिए निकलना था, तो हमने वहाँ पे जाके रेस्ट किया। आज है हमारा दूसरा दिन, यात्रा का दूसरा दिन, और हमें जाना है बरकोट से जानकी चट्टी के लिए, जो कि श्री यमुनोत्री धाम की जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है, जानकी चट्टी से शुरू होती है। तो बरकोट से जानकी चट्टी का जो डिस्टेंस है वो लगभग दोस्तों 40 to 45 किलोमीटर है, जिसे हमें पहुँचने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। जानकी चट्टी पर अगर स्टे लेते हम तो एक मैं आपको बात बता दूं, श्री चारधाम की जो यात्रा जब हमने की तो जितना भी आप मंदिर के पास स्टे लेंगे, एक तो वो एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको नीट एंड क्लीन हाइजीन नहीं मिलेगा वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मिलेगा, आपका बजट भी इधर उधर होगा। तो और उतना ज़्यादा आपको कंफर्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हिल्स पर है तो उतना जितना ये लोग कर पाते हैं उतना ही पॉसिबल है, रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। तो बेस्ट रहेगा अगर आप 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पर भी लेते हैं, क्योंकि ड्राइवर आपके साथ में है तो वो आपको ईजिली ड्रॉप कर देते हैं। थोड़ा जल्दी निकलिए और फिर आप दोस्तों जानकी चट्टी से जो श्री यमुनोत्री धाम के लिए जो डिस्टेंस है, उसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक साइड के लिए। तो इस पूरे ट्रैकिंग में जो आपका टाइम जाता है वो 4 से 5 से 6 घंटा जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपनी ट्रैकिंग शुरू कीजिए, क्योंकि आपको नीचे भी आना है, फिर जानकी चट्टी से वापस बरकोट जाना है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है वहाँ पर तो आप खच्चर, पालकी ये सब ले सकते हैं, बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं, तो उस हिसाब से आप अपना जो भी अरेंजमेंट है वो कर सकते हैं। वहाँ पे वो दोनों आपको मतलब पिट्ठू पालकी सब वहाँ पर मिल जाता है। जो उसके रेट है वो वेरी करते हैं सीज़न के हिसाब से, आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं तो वो वहीं पर जाकर आपको डायरेक्ट पता करेंगे। ऑनलाइन उनकी बुकिंग नहीं होती, तो डायरेक्ट जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट पता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर मिलता है ये सब कुछ। केदारनाथ जी और यमुनोत्री दोनों जगह पर पोनी पालकी मिलता है।
डे 3 है आज, और आज हमें निकलना है बरकोट से उत्तरकाशी की तरफ। उत्तरकाशी जो स्टे रहेगा वो हमारा रहेगा श्री गंगोत्री धाम के लिए। तो बरकोट से उत्तरकाशी का जो डिस्टेंस है वो है 85 किलोमीटर, जहाँ पहुँचने में हमें लगभग 3.5 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है। और उस खूबसूरत रास्ते को तय करते वक्त हम पहुँचे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जैसे कि आप काशी है, इसको सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाता है, शिवनगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे बहुत फेमस टेम्पल है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जहाँ शाम को पहुँचने के बाद हमने दर्शन किए। उत्तरकाशी बहुत सुंदर जगह है दोस्तों, आपने सुना भी होगा। काफ़ी जो एक जो जिसका बोलते हैं पिक्चरस टाउन जिसको मैं बोल सकती हूँ, तो वो है उत्तरकाशी। वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमने के बाद हमने तीसरा दिन अपना जो हमारे जो ट्रैवल ऑपरेटर है उन्होंने हमें स्टे दिया हुआ था, वहाँ पे हमने स्टे किया। डे 4 दोस्तों, और हमें निकलना है दूसरे धाम के लिए जो है श्री गंगोत्री धाम। उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने का जो डिस्टेंस है वो लगभग 100 किलोमीटर का है। वहाँ पहुँचने में हमें 3 से 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। बीच में साइट सीन के लिए हर्षिल जो बहुत खूबसूरत जगह है, आपने सुना भी होगा, वो पड़ेगी। और वो पूरा साइट सीन करते हुए आप पहुँचते हैं गंगोत्री। गंगोत्री में कोई भी ट्रैकिंग नहीं है, सीधे माँ गंगा का जो पुरानी जो प्राचीन का मंदिर है वो है वहाँ पर। और माँ गंगा की जो कलकल करती धारा है उसको देखें आप। उन गंगा जी के लिए अगर मैं बोलूँ तो मुझे शायद ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। उनसे उनको उनके लिए जो आस्था है वो बिल्कुल उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हिंदुओं के लिए गंगा जी की क्या आस्था है। जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आप वहाँ पर जो पावन जो गंगा माता हैं उनके दर्शन करेंगे। वहाँ पे आप नहा धोकर स्नान करके जो भी अगर वहाँ पे आपको पूजा पाठ कराना है आप वहाँ पर करा सकते हैं। थोड़ी देर रुक कर वहाँ के जो व्यूज़ हैं वो लेकर आप वापस निकलेंगे उत्तरकाशी के लिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तरकाशी के लिए आपको वापस आना है तो थोड़ा टाइम से निकलिए, क्योंकि फिर आपको वापस 3-3.5 घंटे का ट्रैवल करना है। थोड़ा जल्दी निकलिए, जल्दी। बस हिल्स पर यही है कि जो आइटनरी है थोड़ी सी फिक्स है, टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिए। वापस आ जाते हैं उत्तरकाशी के लिए। तो हमारा दूसरा धाम भी आज कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आज है 5वां दिन और हम निकलेंगे उत्तरकाशी से गुप्तकाशी के लिए। उत्तरकाशी से गुप्तकाशी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 220 किलोमीटर है, और 230 किलोमीटर है। और इसको पहुंचने में जो आपका जो समय जाएगा वो 6 से 7 घंटा है। 6 से 7 घंटा इसलिए है, 5 से 6 में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर बीच में अगर कुछ साइट सीन करने लग गए आप या फिर लंच वगैरह के लिए रुकने लग गए तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेके चलें। इसलिए जो लोकल ड्राइवर हैं उनका अगर वो आपको कुछ टाइम के लिए गाइड कर रहे हैं तो प्लीज़ उनकी थोड़ी सी बात मानिए और उनको फॉलो करते हुए निकलिए, तो आपकी जर्नी आप ही के लिए ईजी रहेगी और कंफर्टेबल रहेगी। आप पहुंच जाते हैं गुप्तकाशी। आप गुप्तकाशी में भी स्टे ले सकते हैं, रामपुर फाटा में भी स्टे ले सकते हैं। बेसिकली आपको सोनप्रयाग जाना है। अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो आपको सोनप्रयाग जाना है, और अगर आपका हेली है तो आप सिरसी फाटा गुप्तकाशी तीनों जगह पर हेलीपैड है। जहाँ पर भी आपका टिकट हुआ है वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका टिकट नहीं है, हेली की जैसे आपको पता है प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपका हेलीकॉप्टर नहीं है तो आपको सोनप्रयाग जाना है। उसके लिए अगर आप रामपुर फाटा में भी स्टे करेंगे तो भी वो नियरेस्ट पॉइंट है। डे 6 दोस्तों, और क्योंकि हमें ट्रैकिंग करनी है, अगर हमें हेली होता और हमारा सेम डे रिटर्न होता तो हम जो 3 हेलीपैड्स हैं जैसा मैंने आपको बताया था सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी में, जहाँ भी होता हम नियरेस्ट स्टे लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्योंकि हमको ट्रैकिंग करनी है और ट्रैकिंग से जो ट्रैक जो बहुत ज़्यादा सुंदर है उसका व्यू भी हमें लेना है, तो हम निकले सोनप्रयाग की तरफ। मई जून में अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी निकलिए, क्योंकि अगर पोनी पालकी लेनी है गौरीकुंड से तो थोड़ा सा जल्दी निकलिए, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं मिलता है और इतना रश होता है, इतना पीक सीज़न होता है कि आपको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर आपको ब्रेकफास्ट भी स्किप करना पड़ रहा है तो करिए, क्योंकि थोड़ा जल्दी करेंगे, ट्रैकिंग करनी है, आगे ऊपर जाना ही है आपको। तो दोस्तों हम जब फाटा से सोनप्रयाग के लिए निकले, हमारा जो स्टे था वो फाटा में था। फाटा से सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो लगभग अब 15 से 18 किलोमीटर था। 20 किलोमीटर्स मान लीजिए आप, क्योंकि हिल्स हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है। उतना हम लोग पहुँचे वहाँ पे 15 से 18 किलोमीटर पे। और सोनप्रयाग पे ही आपको ड्राइवर ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि सोनप्रयाग पे ही सारी बसेज आके रुकती हैं, सारे जो ड्रॉप हैं। अगेन मैं बोलूँगी, सोनप्रयाग पर अगर स्टे लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, उतना ज़्यादा हाइजीनिक भी नहीं है। इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोई पैकेज ले रहे हैं तो आसपास मतलब जो आपके टूर ऑपरेटर हैं वो आपको गाइड करेंगे ही, लेकिन थोड़ा आसपास लेंगे तो ठीक लगेगा। सोनप्रयाग में बसेस सारी रुकती हैं, आके पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुकता है, थोड़ा सा हाइजीन का इशू है। अगर कुछ है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
सोनप्रयाग से आपको निकलना है गौरीकुंड के लिए, जो कि वहाँ के लोकल कैब और टैक्सी चलते हैं, शेयरिंग टैक्सी चलती है। वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो आप लोकल शेयरिंग टैक्सी में कवर करेंगे। और फिर आपका आ जाता है गौरीकुंड। गौरीकुंड से जो आपकी 15 से 16 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है वो शुरू होती है श्री केदारनाथ धाम के लिए। तो आपको ये 6th डे है और आपको ट्रैकिंग शुरू करनी है गौरीकुंड से। आप अगर आपको स्टिक वगैरह या फिर बूट्स वगैरह या कुछ भी लेना है तो वहाँ पे गौरीकुंड पे जो मार्केट है वहाँ से आप ले सकते हैं और अपनी ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। ये सुंदर ट्रैकिंग करने के बाद आप लगभग 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो आप ये करने के बाद पहुँच जाते हैं श्री केदारनाथ धाम। श्री केदारनाथ धाम पर पहुंचने के लिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हमने क्योंकि पैकेज लिया था तो जो हमारा स्टे था वो बिल्कुल मंदिर के पास था। जैसे बेसिक होता है, बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत हाइट पर हैं, वहाँ पर भी आपको ये इतनी सुविधा दे रहे हैं, बड़ी बात है। GMVN के टेंट भी अवेलेबल है, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वो 1 किलोमीटर पीछे है मंदिर से, लेकिन ये जो, क्योंकि हमने पैकेज लिया था, जो हमारे टूर ऑपरेटर थे उन्होंने बिल्कुल एकदम मंदिर के पास ही दिया था। ये हमने उनको बोला था कि हमें मंदिर के पास चाहिए, बाबा के दर्शन करने हैं, तो हमने दिया था। बेसिक था लेकिन था बिल्कुल मंदिर के पास में। वहाँ पे जाकर हमने स्टे किया क्योंकि बहुत थक गए थे। तो एक जो दर्शन थे हमने रात में किए, बाकी जो दर्शन थे हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग करने थे। तो इसलिए वो दिन हमारा जो 6th डे था, हमने जाके वहाँ पर रुका, बाबा के पास ही हमने अपना स्टे लिया था, वहाँ पे जाके हमने स्टे किया। 7th है आज। हमने अर्ली मॉर्निंग श्री केदारनाथ धाम, जो कि आपको पता ही है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आता है और जो टफेस्ट जो धाम चारों धामों से माने जाते हैं वो श्री केदारनाथ धाम है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 5 केदारों में से भी एक है। दोस्तों यहाँ पर आकर जो भी आपको थकावट हुई है वो सच में यहाँ पर आकर जो आपने दर्शन किए बाबा के, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये दर्शन किए हमने अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुंदर आरती भी देखी और आरती करने के बाद अपना पूजा करने के बाद, क्योंकि हमें फिर वापस सोनप्रयाग जाना था, 16 किलोमीटर का ट्रैक करके हम निकल पड़े वापस सोनप्रयाग की तरफ। और शाम तक हम होते होते हमें रात हो गई थी सोनप्रयाग में। एक और बात, अगर आप सोनप्रयाग के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी कनेक्टिविटी का इशू आता है, नेटवर्क इशू आता है, तो जब भी आपको नेटवर्क दिखता है, आप निकलने से पहले अपने ड्राइवर जो हैं, जिन्होंने जहाँ पे आपको ड्रॉप किया था सोनप्रयाग में, वहाँ पे कॉल कर दें। कोऑर्डिनेशन बराबर रखें, क्योंकि क्या है, कभी नेटवर्क नहीं है, कभी नहीं है, आपको टाइमिंग का पता है, आप ऊपर से आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो ड्राइवर हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बराबर रखें। क्योंकि अगर आप ये अपने टूर ऑपरेटर पे भी कॉल करते हैं कि ड्राइवर नहीं ले रहे हैं, तो बात अलग है, लेकिन अगर नेटवर्क ही नहीं है तो वो भी वहाँ से क्या करेंगे। इसलिए जो भी है, आप अपना कोऑर्डिनेशन ड्राइवर जो भी है उनसे बराबर बनाए रखें। जहाँ पे भी आपको लगता है नेटवर्क आ रहा है, उनसे थोड़ा सा, केदारनाथ पर ज़्यादा इशू आता है क्योंकि काफ़ी हाइट पर है, तो इतना नहीं है, लेकिन कॉल पे बात हो जाती है। तो जब भी आपको लगता है नेटवर्क है, आप उनसे बराबर बात करके रखें कि आप सोनप्रयाग इतनी देर में पहुंच जाएंगे और वो आपको वहाँ से ले। क्योंकि दोस्तों इतना रश होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्किंग में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आगे जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। बहुत ज़्यादा आप ऊपर जब दर्शन करने गए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आप ये जर्नी करेंगे तो ठीक रहेगा। थोड़ा चलना भी पड़ेगा, तो चलिए। तो फिर आप नीचे, हम लोग जब नीचे आए सोनप्रयाग में, तो हमारे ड्राइवर वहीं पर ही थे और वहाँ थोड़ा हमको आगे चलना पड़ा पार्किंग में, क्योंकि पुलिस आगे नहीं आने दे रही थी उनको। फिर उन्होंने हमें पिक किया, रात हो गई थी हमें आते आते, और वापस हमने अपना जो रामपुर में जो हमारा फाटा में स्टे था वहाँ पर हमने स्टे किया। हमारा डिनर ऑलरेडी वहाँ पर था, डिनर करके हमने अपना ये जो तीसरा धाम था श्री केदारनाथ धाम का 6ठे दिन पूरा किया अपना ये धाम। आज है 7वां दिन दोस्तों, और हम निकल रहे हैं श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। दोस्तों क्योंकि श्री बद्रीनाथ धाम के लिए हमें गुप्त काशी से जाना है बद्रीनाथ, तो गुप्त काशी से बद्रीनाथ का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा था, और गुप्त काशी से जो बद्रीनाथ है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो दोस्तों यहाँ पे जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमने जो हमारे जो ट्रैवल ऑपरेटर थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि या तो जोशीमठ या तो पीपल कोटी में हम अपनी जर्नी को ब्रेक कर सकते हैं। काफ़ी थक गए थे क्योंकि ट्रैकिंग मुश्किल होती है थोड़ी सी, और फिर बीच में जो साइट सीन करते हुए जाना था गुप्त काशी से बद्रीनाथ जी तक का, वो भी करते हुए तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी हमें। तो हमने जो स्टे लिया वो पीपल कोटी में लिया। पीपल कोटी भी एक छोटा सा सुंदर सा गांव है, वहाँ पर भी आप स्टे ले सकते हैं, क्योंकि अगले दिन जब आपको केदारनाथ में जाना है तो 2 घंटा पहले निकल सकते हैं आप दर्शन के लिए। तो ये है, और बद्रीनाथ में अगेन फिर स्टे थोड़े एक्सपेंसिव थे, और वहाँ तक जाने के लिए अगर आपने होटल ऑलरेडी बुक कर लिया है तो नहीं कह सकती, थोड़ी थकान हो जाती है गुप्त काशी से बद्रीनाथ का डिस्टेंस।
जो है कवर करते हुए, क्योंकि एक दिन पहले आपने ट्रैकिंग की होती है। तो हमने जो अपना 7 डे का स्टे है वो लिया, 8th डे का जो स्टे है हमने लिया अपना पीपल कोटी में। डे 9 है। आज हम पीपल कोटी से निकलेंगे श्री बद्रीनाथ दर्शन के लिए। ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंचते हैं श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। बद्रीनाथ जी धाम के लिए तो मैं क्या बोलूं, आपको पता ही है उनकी महिमा का, क्या वर्णन करना है। वहाँ पर जो कुंड है, सबसे पहले हमने वहाँ पे स्नान किया। वहाँ पे पूजा बहुत अच्छी होती है, जो अलग अलग पूजाएँ होती हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो बद्रीनाथ में काफ़ी ज़्यादा पूजा होती है। तो वहाँ पे हमने पूजा करी। जो वहाँ पे जो पंडित जी थे, हमें थोड़ा स्पेशल पूजा करवानी थी, तो हमने उनको पहले ही बुक कर लिया था। वो भी हमारे जो ऑपरेटर थे उन्होंने ही नंबर दे दिया था हमको। आप डायरेक्ट भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि रश रहता है, प्री बुकिंग करेंगे तो ठीक रहेगा। तो वो भी आप जाकर कर सकते हैं। वहाँ पे हमने श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। आगे माना विलेज है, माना विलेज होते हुए, वहाँ का पूरा साइट सीन करते हुए, व्यास गुफा होते हुए हम वापस आए शाम तक पीपल कोटी की तरफ। और पीपल कोटी पर आकर हमारा स्टे ऑलरेडी था, डिनर था, हमने डिनर किया। यहाँ पे 9th डे में हमारे चारों धाम बिना किसी हेडेक के हमने कंप्लीट किए। थोड़ा सा जो 4 धाम यात्रा का आखिरी दिन, 10वां दिन, और हम अपने चारों धाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंप्लीट कर चुके हैं डिस्टेंस के साथ में। पीपल कोटी से हमें हरिद्वार निकलना है। पीपल कोटी से जब हम हरिद्वार की तरफ निकल रहे हैं तो ये पहुँचते पहुँचते हमें ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे का टाइम जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा जल्दी निकले। पीपल 6 से 7-8 घंटे भी जा सकता है, क्योंकि पंचप्रयाग है बीच में। अगर साइट सीन के लिए भी रुके, धारी देवी का टेम्पल है, आप साइट सीन के लिए भी रुके तो थोड़ा सा टाइम निकल सकता है। तो टाइम से निकलिए, क्योंकि आपको वापस स्टे आना है। और अगर आपका ट्रेन या जो भी वापसी का अगर टिकट है, वापस के लिए अगर आपका 10th डे ही टिकट है, तो थोड़ा सा जल्दी निकलिए। और जो लास्ट का आफ्टर 8-9 ये जो टाइमिंग रहेगी आपकी, इस टाइम पर ही आप बुक करवाइए। अगर आप नेक्स्ट डे नहीं जा रहे हैं, सेम डे रिटर्न है, तो फिर वहाँ से जल्दी निकलिए। जल्दी निकलने के बाद आप पंचप्रयाग होते हुए, पूरा साइट सीन करते हुए आप वापस आ जाते हैं। इस तरीके से आपकी चारों धाम की यात्रा कंप्लीट होती है। कंप्लीट 4 धाम की यात्रा थी दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना इजी ये बताने में लगा है, उतना इजी ये तभी है अगर आप ठीक है, थोड़ा मैनेज करके चलते हैं, थोड़ा प्लानिंग से चलते हैं। तो नंबर मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इन केस अगर आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने जो ये ट्रिप किया था वो ट्रिप फ्रेमर्स के थ्रू किया है। और वो हमारे बहुत सारे जो उत्तराखंड के टूर हैं जो प्लान करते हैं, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड हैं। उनका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो वहाँ के लोकल हैं। तो लोकल जो लोग रहते हैं, लोकल जो टूर ऑपरेटर्स रहते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी पता होती है। टाइमिंग के बारे में कह लो, बजट कह लो, या गाइड जो आपको वो करते हैं, तो वो उनको ज़्यादा पता होता है। तो उस हिसाब से उन्होंने हमारा ट्रिप बहुत अच्छे से प्लान किया था। जो भी अगर हमें भी कुछ इश्यू था तो हमने उनसे डिस्कस किया और उन्होंने उसको सॉल्व किया, सोल्यूशन दिया उसका। तो इस तरीके से अगर आपको कोई कस्टमाइज प्लान चाहिए, या फिर अगर आप कुछ और प्लान कर रहे हैं, जो आपके पास डेज कम है या बजट का इशू है, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो अगर जो भी प्लान होगा तो वो आपको डेफिनेटली बताएंगे। नंबर मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, तो सर्विस के लिए तो आप उनको, मतलब डेफिनेटली मैं बोलूँगी, सर्विस के लिए आप उनके पास जा सकते हैं। बहुत अच्छी सर्विस है। जो ड्राइवर हैं वो भी उनके अच्छे ही रहते हैं। तो इस हिसाब से जो भी मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में है। पैकेज 4 धाम का है, अकेला है। केदारनाथ जी के लिए ज़्यादा मुश्किल होती है थोड़ी सी, तो अगर ऐसा है कुछ तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं।